बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, जहां से गैर मुल्कियों के इनखला की डेडलाइन में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव एक किरदार अदा किया है। और वो तमाम ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान इवैक्यूएशन में उनको सपोर्ट करे, तो वहाँ पे हमारी एम्बेसी कैसे काम कर रही है, आज के प्रोग्राम में कुछ उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और फिर अफ़गानिस्तान में कैसा निज़ाम आएगा, तालिबान दुनिया को कन्विंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दुनिया कैसे तालिबान की लाई हुई हुकूमत के साथ बात करेगी, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर कुछ तज्ज़िया आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की तरफ जाने से पहले हम पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है कुछ उसका भी जायज़ा ले लेते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों का एक बहुत बड़ा इत्तेहाद था, पीपल्स पार्टी जब से PDM से अलग हुई है, उसके बाद आज PDM ने कराची में एक बड़ा पावर शो किया है। और हम जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है उसका काफ़ी एक बड़ा फुटप्रिंट सिंध में मौजूद है। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि पीपल्स पार्टी को निकाल के शायद सिंध में इतना कामयाब जलसा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए करना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, जो अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पास लाए अमल क्या है। ये तहरीक कई बार सर उठा चुकी है जब से ये PDM बनी है, और फिर हमने इसमें बार बार टूट फूट देखी है। और जो एजेंडा था, जो टारगेट था कि इस हुकूमत को घर भेजना है, या उसमें भी हमने बहुत सारी तब्दीलियाँ भी देखी हैं। कहीं पे तरीक़ेकार के ऊपर इख्तलाफ था हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों में, और कहीं पे शायद जो स्ट्रेटजी थी उसके ऊपर इत्तफाक नहीं हो सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपने मौक़िफ़ पर हमें कायम नज़र आती है। वो आज भी कहती है जी कि अदम एतमाद लेकर आएँ, और अगर अदम एतमाद लेके आते हैं पार्लियामान के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़, चाहे पंजाब में चाहे मरकज़ में, तो हम हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों के साथ खड़े होंगे। तो 2 तरह की अपोजिशन है। अब जो हुकूमत अपना चौथा साल शुरू कर रही है, उसी आगाज़ के साथ ही PDM भी दोबारा से मुतहरक हो रही है। तो PDM कितने मसाइल पैदा कर सकती है हुकूमत के लिए, ये हमें देखना होगा। और जो बड़ी जमात है, जो अहम जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जो PDM में हमें सबसे ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रही है, वहाँ पे क्या डिवाइड मौजूद है। मरीम नवाज़ साहिबा इस जलसे में नहीं आई हैं, और शहबाज शरीफ साहब हमें दोबारा सरफेस पे नज़र आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, बार बार आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि नून लीग के अपने अंदर भी जो तकसीम है, जो डिवाइड है, उसकी वजह से भी PDM की स्ट्रेटजी में बहुत सारे खला रह गए, बहुत सारी चीज़ें उस तरीके से नहीं हो सकी जिस तरीके से हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें चाहती थी। तो आप देखते हैं जी कि आज जो जलसा है उसमें जो चीज़ें, जो ऐलानात किए जा रहे हैं, जो टारगेट्स तय करेगी PDM, वो किस हद तक उसमें कामयाब होती है। लेकिन एक पब्लिक मोबिलाइजेशन के लिए ये फोरम हमें दोबारा से एक्टिवेट होता हुआ नज़र आता है। चौथा साल है, अगला साल इलेक्शन का साल है, तो इसी कैंपेन को और इसी मूवमेंट को अपोजिशन अपने मोबिलाइजेशन के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल तो इफ़ेक्टिवली कर रही है। हुकूमत को घर भेजने वाला जो मामला है वो हमें लगता है कि सिर्फ एक नारा ही है। बहरहाल जी, आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, और सबसे पहले हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद ख़ान साहब के साथ, और उनसे जानेंगे कि वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। थैंक यू सो मच मंसूर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस जी। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सिक्योरिटी का एक बहुत अहम कंसर्न है। हमने देखा कि बहुत सारे जो फॉरेन मिशंस हैं वो अपने अपने स्टाफ के लिए कुछ SOPs का उन्होंने अनाउंस किया है। बहुत सारे लोगों ने वहाँ से इवैक्यूएट करने का भी कहा है। तो पाकिस्तान का सफारत खाना हमने देखा कि सारी सूरत हाल में बड़ा एक्टिव रहा है, बड़ा मुतहरक रहा है। तो आपको लगता है कि सब लोगों के लिए वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है? क्या पाकिस्तान के शहरियों और पाकिस्तान के सफारती अमले के लिए भी कोई ऐसे खदशात मौजूद हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का सबसे करीबी हमसाया मुल्क है और हमारे बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, और लोगों का आना जाना भी बहुत रेगुलर बेसिस पे है। इसीलिए जैसे ही ये सूरत हाल पैदा हुई इन दिनों में, तो हमारे सफारत खाने ने हमने फ़ौरी तौर पे अपनी कोशिशों का आगाज़ किया कि वो लोग जो यहाँ से निकलना चाहते हैं, जो फ़ॉरेनर्स जाना चाहते हैं, या जो पाकिस्तानी वापस जाना चाहते हैं, या जो अफ़गान्स टेम्परेरीली रीलोकेट होना चाहते हैं, इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से हम उनकी मदद करें। हमने सबसे पहले तो जो यहाँ का काबुल एयरपोर्ट है, काबुल एयरपोर्ट पे PIA की स्पेशल फ़्लाइट्स के ज़रिए इन तमाम गैर मुल्कियों को जो जाना चाहते थे पाकिस्तान के थ्रू, या पाकिस्तानियों को या अफ़गान नेशनल्स को एक
कई स्पेशल फ्लाइट्स चलाई कई दिन तक, जिनके ज़रिए उनको पाकिस्तान शिफ्ट किया। फिर एक स्टेज ऐसी आई जब कि सिविलियन साइड ऑफ द काबुल एयरपोर्ट जो है, काबुल एयरपोर्ट का जो सिविलियन साइड है वो बंद हो गई और सिर्फ मिलिट्री साइड से यूएस और नेटो के कंट्रीज अपने ऑपरेशंस करते रहे। तो फिर हमने अपने ऑपरेशंस को बाय रोड मूवमेंट पे शिफ्ट किया, क्योंकि हमारा लैंड बॉर्डर है, और तोरखम के ज़रिए हमने बहुत से फॉरेनर्स को भी, अफगान नेशनल्स को भी और पाकिस्तानियों को वापस भेजा पाकिस्तान। इस वक्त हम पाकिस्तानियों की इवैक्यूएशन तो मुकम्मल कर चुके हैं। अफगान्स का जो आना है वो एक प्रोसीजर के तहत, जिसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में एक स्पेशल सेल बना हुआ है जो 24 घंटे की बेसिस पे काम कर रहा है, उसकी इजाज़त के ज़रिए हम उनको भेजते हैं और वो यहाँ पे टेम्परेरी रीलोकेट हो रहे हैं या यहाँ से आगे दूसरे ममालिक को जा रहे हैं। और इसी तरह दूसरी कई नेशनलिटीज़ के लोग, जिसमें अमरीकी भी हैं, बरतानवी भी हैं और दीगर नेशनलिटीज़ के लोग भी हैं। इसके अलावा हमने अपनी एम्बेसी से काबुल एयरपोर्ट, जो कई एम्बेसीज की रिक्वेस्ट पर उनके लोगों को पहुंचाने के लिए टर्किश नेशनल्स को, यूएस नेशनल्स को, पोलिश नेशनल्स को, ऑस्ट्रियन नेशनल्स को, वो हमने एक कॉन्वॉयज़ के ज़रिए यहाँ से कई कॉन्वॉयज़ में उनको पहुंचाया बहिफाजत काबुल एयरपोर्ट पर भी। अब वो ऑपरेशंस मुकम्मल हो चुके हैं, क्योंकि अब काबुल एयरपोर्ट पर कोई करीबन 1,500-2 हज़ार के करीब इवैक्यूएशन के लोग रह गए हैं, जिनको यूएस अपने स्पेशल फ्लाइट्स के, मिलिट्री फ्लाइट्स के जरिए निकाल रहा है। ठीक है। अच्छा मंसूर साहब, मुझे जी आप कह रहे हैं, मैं आपसे बस यही सवाल करने लगी थी कि 31 तक आपको लगता है कि जो इवैक्यूएशन है वो मुकम्मल हो जाएगी, और अगर उसके बाद कोई आना चाहेगा, बिलखुसूस अफ़गान नेशनल्स, तो ज़ाहिर है वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद है जिनकी ख्वाहिश होगी कि वो आएँ, और वो प्रोसीजर में अगर कहीं स्टक होते हैं, कहीं डिलेज होते हैं, फिर उनके लिए क्या लाएअमल होगा? देखिए, अभी तक जो 31 अगस्त की डेडलाइन है वो अमेरिका के दरमियान और अफगान तालिबान के दरमियान ये एग्रीमेंट कायम है कि 31 अगस्त को ये इवैक्यूएशन मुकम्मल हो जाएगी। और जो मेरी बातचीत दूसरी एम्बेसी से भी हो रही है और जो एयरपोर्ट के हुकाम से भी हो रही है, लगता यही है कि 31 अगस्त को ये इवैक्यूएशन मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से जो लोग अफ़गान जाना चाहते हैं, इनिशियली तो अफ़गान तालिबान ने ये कहा था कि वो अफ़गान्स को जाने की इजाज़त नहीं दे रहे, क्योंकि उनका ख्याल है कि अफ़गान्स को इस मौके पे यहीं रहना चाहिए, और उन्होंने कहा कि अफ़गान्स को कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पे। लेकिन अभी कल अफ़गान तालिबान के स्पोक्स पर्सन की जानिब से बयान आया है कि अफ़गान तालिबान को भी, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे यहाँ से जाने की, अफ़गान नेशनल्स को भी जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे यहाँ से जाने की इजाज़त होगी। तो बहुत से यूएन के और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसेज हैं जिन्होंने पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की है कि अब वो इस गैर यकीनी की सूरत हाल में अपने इन दफ्तरों को, जो अफ़गानिस्तान में काम कर रहे थे, शिफ्ट करना चाहते हैं टेम्परेरीली पाकिस्तान में, और उसके लिए बहुत से अफगान स्टाफ को जाना होगा। तो जो ही यहाँ पे किसी एडमिनिस्ट्रेशन का क़याम अमल में आता है 1 सितंबर या उसके बाद, तो फिर हम अफगान साइड से बात करेंगे कि किस तरह इन लोगों को ले जाया जाए ताकि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कंटिन्यू रह सकें अफगानिस्तान के अवाम के लिए। अच्छा मंसूर साहब, कुछ जर्नलिस्ट कम्युनिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बिलखुसूस जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं, क्योंकि वो अभी तक उस तरह से उनको वो श्योरिटी नहीं है कि दे विल बी सेफली वर्किंग और उनको वो इन्वायरमेंट मिलेगा। तो क्या हम इस तरह की ख़ास कम्युनिटीज़ को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, या बस जो भी एप्लीकेशन आ रही है वो आप देख रहे हैं? और फिर डेटाबेस का भी कुछ बताइएगा कि ये सारे के सारे रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन हो रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये गिला होता रहा है कि हमारे पास, हमें पता नहीं है कि कौन आ रहा है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी कोई तफसीलात हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थी माजी में। जी देखें, जर्नलिस्ट कम्युनिटी और मीडिया के लोग जो हैं उनके लिए भी हमने एक ख़ुसूसी तौर पे फैसिलिटेशन का इंतज़ाम किया है। उनको हम मदद देते रहे हैं इस दौरान में, कि जो सहाफ़ी, गैर मुल्की सहाफ़ी या जो अफ़गान सहाफ़ी जो गैर मुल्की मीडिया के लिए काम कर रहे थे, या कई अफ़गान मीडिया आउटलेट्स के लिए भी काम कर रहे थे, वो अगर इस वक्त पाकिस्तान टेम्परेरीली शिफ्ट होना चाहते हैं तो उनको भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम मौजूद है, चाहे कोई
सहाफ़ी बरादरी से जा रहे हों लोग या जनरल पब्लिक से जा रहे हों, एक मैकेनिज़्म मौजूद है जिसमें हम, जैसे मैंने बताया कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर एक सेल है जो 24 घंटे की बेसिस पे काम कर रहा है और उसी के ज़रिए सारा डेटाबेस या रिकॉर्ड मैनेज किया जा रहा है। तो जो भी जिस शख्स को या जिस फैमिली को हम यहाँ से मूव करते हैं, वो पूरा उसका रिकॉर्ड और डेटा मौजूद है और उनकी आगे कहाँ वो स्टे करते हैं और किस तरह उनकी मूवमेंट होती है, इसका डेटा भी मौजूद है। तो हमारी उम्मीद तो यही है कि हम इस दफ़ा बहुत ऑर्डरली तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, आप आर्जी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़ाहिर है हमने सारी हमारी जो पॉलिसी अभी रही है उसमें हमने यही देखा है कि हम आर्जी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने जो कैंप्स भी किसी बहरान की सूरत के लिए तैयारी की है वो भी हमने बॉर्डर के बहुत करीब और एक ख़ास मखसूस हिस्से में ही हम उनके क़याम की बात सुन रहे हैं। ये आर्जी का तयन कैसे होगा? ये कोई एग्रीमेंट है? कैसे कैसे इंश्योर करेंगे कि ये आर्जी ही आमद हो और उसके बाद अगली मंजिलों पे या वापस अफ़गानिस्तान की तरफ ये लोग जाएं? देखिए, आर्जी की वजह तो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4 मिलियन अफ़गान्स मौजूद हैं ऑलरेडी, जिसमें से कुछ रेफ्यूजीज़ हैं और कुछ अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गान्स भी हैं। इसलिए आला क़यादत की तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान के लिए मज़ीद रेफ्यूजीज़ बड़ी तादाद में लेना मुमकिन नहीं रहेगा और इसीलिए हम जो ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, इसको टेम्परेरी रिलोकेशन इसलिए कहा जा रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने स्टाफ को या वो मीडिया आउटलेट्स जो अपने स्टाफ को यहाँ लाना चाहते हैं, वो हमें लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें एश्योरेंसेस दे रहे हैं कि वो टेम्परेरीली रिलोकेट कर रहे हैं। अब टेम्परेरी रिलोकेशन कितने अरसे की होगी ये आगे जाके वाज़े होगा। उसका इम्कान बहुत इस बात पर भी होगा कि यहाँ अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी किस तरह से आती है, हालात क्या पैदा होते हैं। हमें उम्मीद है कि पॉलिटिकली भी यहाँ हालात स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो जैसे ही स्टेबिलिटी आती है तो फिर लोग, ये अफ़गान्स पढ़े लिखे अफ़गान्स हैं, इनका वापस आना अफ़गानिस्तान के लिए भी ज़रूरी होगा ताकि ये आकर अफ़गानिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। मंसूर साहब, आपने कहा कि आप बाकी एम्बेसीज के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और तालिबान की तरफ से हमने देखा कि ये अनाउंस किया गया था बड़ा वाज़े तौर पे कि किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है, जो सफारती अमले मौजूद हैं तमाम मुल्कों के। तो कितना आपको लगता है कि सेटिस्फाइड हैं? बिकॉज़ हमने देखा कि वायलेंस उस तरह से इमर्ज नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो आपको लगता है कि कुछ जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं दे वुड लाइक टू स्टे, या कंसर्न ज़्यादा है लोगों में? देखिए, इस वक्त जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, मसलन रूस का सिफारत खाना है, चीन का सिफारत खाना है, तुर्की का सिफारत खाना है, ईरान का सिफारत खाना है, पाकिस्तान है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के सिफारत खाने वो मौजूद हैं काबुल के अंदर और मैं वहाँ जाता भी रहता हूँ। तो सिक्योरिटी की सूरत हाल तो काफ़ी तसल्ली बख्श है। अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट खुदा न खास्ता देखने में नहीं आया। अलबत्ता आपने देखा कि एयरपोर्ट के ऊपर एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 170 लोगों की जानें ज़ाया हुई, जिसमें अफ़गान थे बहुत बड़ी तादाद में और फिर 13 अमरीकी फ़ौजी भी शामिल थे। तो वो दाइश की जानिब से किया गया था। तो दाइश का एक थ्रेट, एक ख़तरा यहाँ पे मौजूद है, मौजूद रहेगा और आने वाली हुकूमत को अफ़गानिस्तान के अंदर इस ख़तरे का मुकाबला करना पड़ेगा। दाइश के साथ साथ वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, JUA, ETIM, IUM जैसी ऐसी दहशतगर्द तंजीमें भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान या दूसरे नेबर्स के ख़िलाफ़ काम कर सकती हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा और अफ़गानिस्तान के तमाम नेबर्स को इसका ख्याल रखना पड़ेगा। आखिरी सवाल मंसूर साहब जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ, ज़ाहिर है वहाँ पे एक प्रॉपर हुकूमत, एक निज़ाम मौजूद नहीं है, तो आप लोग जो इंक्लूडिंग हमारी एम्बेसी जो लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, वो कौन सी लेवल पे जो तालिबान की लीडरशिप है आप लोगों की कोऑर्डिनेशन है, कितना आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है और क्या इस वक्त मैकेनिज़्म मौजूद है जो इंतज़ामात या बाकी चीज़ें इस वक्त अफ़गानिस्तान में चल रही हैं? अभी तो कोई ख़ास ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। तालिबान ने सिक्योरिटी के इदारे संभाल रखे हैं जिससे वो
डे टू डे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जैसे बैंक्स हैं या दूसरे दीगर इदारे अभी तक उन्होंने काम शुरू नहीं किया बाज़ाब्ता तौर पर। और उसकी वजह यह है कि जब तक एक नई हुकूमत का ऐलान नहीं किया जाएगा, और मेरा ख्याल है नई हुकूमत का या नए सिस्टम का ऐलान 31 अगस्त के बाद किया जाएगा, और उसके लिए भी अफ़गान तालिबान और दीगर अफ़गान लीडर्स के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, एंड स्टे सेफ। आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस जी। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के अफगानिस्तान में सफ़ीर मंसूर अहमद खान साहब। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अपने एनालिस्ट के साथ कि दुनिया के लिए इस वक्त क्या चैलेंज है, तालिबान कैसा निज़ाम लेके आएंगे और दुनिया ने तालिबान के साथ अब क्या रवैया रखना है। मैं दुनिया से मुराद उन आलमी ताकतों की है जिनकी वजह से और जिन्होंने मिल के अफ़गानिस्तान में एक इतनी तवील जंग लड़ी है, और फिर वो जल्दबाजी में वहाँ से निकल गए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और अब हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, जो कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं नईम खालिद लोधी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड और साबिक सेक्रेटरी दिफा भी हैं। बहुत शुक्रिया लोधी साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। हम अफगानिस्तान की सूरत हाल की बात कर रहे हैं। कसूरी साहब, जो सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त नज़र आता है वो ये है कि दुनिया क्या तालिबान से बात करेगी या नहीं करेगी। तालिबान बारहा इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं, इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि दुनिया हमसे बराह रास्त बात करे। तो इस वक्त दुनिया के लिए क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात तो कर रही थी सारी दुनिया, लेकिन जब उन्होंने टेक ओवर किया तो हमें काफ़ी रिएक्शन मुख्तलिफ नज़र आया है। पहली बात तो यह है कि दुनिया को यह भी तो फैसला करना है कि वो इस अफ़गानिस्तान में क्या चाहता है। क्या वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान एक गैर इलाका बन जाए जहाँ दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमें आके इकट्ठी हों, मगरब पे भी हमले करें, पाकिस्तान पे भी करें, ईरान पे भी करें, चीन पे भी करें, रूस पे भी करें। किसी इतना बड़ा मुल्क आज के दौर में उसको अनगवर्नेबल नहीं छोड़ा जा सकता। सबसे बड़ा इशू जो इस दुनिया के सामने है वो ये है कि क्या तालिबान आने के बाद तालिबान की हुकूमत वहाँ मजबूत होगी, वो गवर्नेंस कर सकेंगे, या एक अनगवर्नड स्पेस बन जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है मेरे ख़्याल में जो हालात हो गए हैं उसको सामने रखते हुए तमाम ख़त्ते के ममालिक, उनको सबसे ज़्यादा ख़तरा तो उनको है ना, पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस, क्योंकि जो साबिक सोवियत यूनियन की रियासतें हैं, और उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, वो अफ़गानिस्तान के हमसाए हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरा तो इनको है। फिर अमेरिका को ख़तरा है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब हमला हुआ है इस इलाके से, अमेरिका पे हमला हुआ था 9/11 वाला। तो ये जो मुल्क हैं, यानी कि जो इमीडिएट नेबर्स हैं, और अमेरिका और कुछ और वजूहात की बुनियाद पर तुर्की, क्योंकि तुर्कमान कौम उस इलाके में आबाद है एक ख़त्ते में, तो वो इनका तो डायरेक्ट इंटरेस्ट है ना कि अफ़गानिस्तान जो है वहाँ अनगवर्नड स्पेसेस ना हो, वहाँ गवर्नेंस हो। उसके लिए ज़रूरी है कि तालिबान की जो हुकूमत है उसको जल्द अज जल्द इस काबिल बनाया जाए कि वो इस इलाके पे हुकूमत कर सके, गवर्नेंस कर सके। अगर वो गवर्नेंस ना हुई तो बाकी चीज़ें सारी भूल जाएंगे लोग कि उनका तरीका उनको पसंद है या नहीं, तरीका पसंद है या नहीं, वो वहाँ आ गए हैं। अब देखना है मुस्तकबिल में करना क्या है। दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि तालिबान की तरफ से बार बार ये एक पेशकश भी है, एक दरख्वास्त भी नज़र आती है कि दुनिया हमसे बराह रास्त बात करे। तो आपके ख्याल में इस वक्त जो सुपर पावर्स हैं, जो दुनिया में अहम फैसले जो ताकतें करती हैं, वो किस तरह से रिएक्ट उनको करना चाहिए, और अभी तक जो रद्द-ए-अमल सामने आया है तालिबान ने जब से टेक ओवर किया, उसको आप कैसे देखते हैं? जी देखें, दुनिया शकूक व शुबहात का इजहार तो कर रही है, लेकिन जो शराइत रखी गई हैं जनरली, वो मेरा ख्याल है कि वो तालिबान पूरी करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि एक तो वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ऐसी होनी चाहिए जो कि ब्रॉड बेस्ड हो, जिसमें लोगों की तायद उनको हासिल हो, वो तो कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि लोगों की तायद उनको हासिल है। मेरे अपने तजिए के मुताबिक उसके दो इंडिकेटर्स हैं। एक तो ये कि इतनी बड़ी
आज़ादी की जंग, मदाफ़ती जंग इतने बड़े फ़ौज के साथ लोगों की हमायत के बगैर नहीं लड़ी जा सकती और नहीं जीती जा सकती। उसके अलावा जिस तरीके से ये छा गए हैं पूरे अफ़गानिस्तान पर 10-12 दिनों में, ये भी अवाम की हमायत के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो अवाम की हमायत उनको है। जिस किस्म की वो हुकूमत बनाएँगे, मेरा ख़्याल दुनिया को उससे ज़्यादा सरोकार इसलिए नहीं होना चाहिए कि इस वक़्त भी पूरी दुनिया के कई मुल्कों में तरह-तरह की हुकूमतें कायम हैं, जिसमें बादशाहतें भी हैं, जिसमें डिक्टेटरशिप्स भी हैं और दुनिया उनको मानती भी है और सब। तो ये दूसरी बात है वो जो कर रहे हैं कि जो ख़वातीन को उनके हकूक़ दिए जाएँ, तो वो भी वो कह रहे हैं कि हम देंगे, बल्कि उन्होंने ऐसे ऐलानात किए हैं, बल्कि अगर उनका टीवी देखें, उनका रेडियो सुनें, उनके बाज़ारों में जाएँ, तो ये उनका वादा ऑलरेडी पूरा हो चुका है। उसके अलावा बच्चियों की तालीम की बात है, अक़लियतों की बात करते हैं, फ़ॉरेनर्स के मौजूदगी की बात करते हैं, तो तमाम बातें जो हैं वो मानी हुई हैं और अब कुछ आधी से ज़्यादा नज़र भी आ रही हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि दुनिया के पास कोई रह जाएगा बहाना उनको तस्लीम ना करने का। अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि फिर भी जिन लोगों के दिल में उनके ख़िलाफ़ अनाद है, ऐसे कई मुल्क होंगे जो फ़ौरी तौर पे नहीं उनको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली करेंगे। और ये मुझे लग रहा है कि जो ये हुकूमत कायम हो जाएगी और सामने आ जाएगी, जो कि मेरा ख़्याल अभी चंद दिनों की बात है, तो आप देखेंगे कम से कम दर्जन भर मुल्क तो पहले या दूसरे दिन उनको तस्लीम कर लेंगे। अच्छा, और बाकी जो है आहिस्ता-आहिस्ता चलते चले जाएँगे। जी। सही। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। लोधी साहब, मुझे ज़रा सूरी साहब से ये भी पूछते दीजिए कि अमेरिका के बारे में जो राय है और अमेरिका की जो पॉलिसी रही है, पहले अमेरिका की अफ़गान पॉलिसी कुछ और थी जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया था सूरी साहब, और अब जो बाइडेन साहब का आपने भी बयान सुना होगा, वो कहते हैं कि जो रिकंस्ट्रक्शन है, ये जो तामीर नौ है, इसमें हमारे अहदाफ में ये कहीं पे भी शामिल नहीं थी। तो आप इस बयान को और आप इस सारे प्रोसेस में इस पॉलिसी को कैसे देखते हैं? देखिए, अमेरिका ने शुरू की थी और अमेरिका ही भुगत रहा है सबसे ज़्यादा। पहली बात तो यह है, अफ़गानिस्तान के अवाम उजड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन एक सुपर पावर के तौर पे अमेरिका को भी बहुत हज़ीमत उठानी पड़ी है। नंबर 2, आपने सवाल पूछा कि वो कह रहे थे हम रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे। यही चीज़ आके प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा हम इसलिए नहीं आए थे, हम आए थे क्योंकि हम पे हमला हुआ था, और बहुत से अमेरिकन जो सोचने वाले उनका ख्याल है कि इनको तालिबान की हुकूमत गिरने के बाद वापस जाना चाहिए था। एक और तबका है वो समझता है जब उसामा बिन लादेन को इन्होंने कत्ल कर दिया था तो उसके बाद चला जाना चाहिए था। तो रिकन्स्ट्रक्शन वाला जो मामला है ये एक थोड़े से दौर के लिए रहा है, नहीं तो उसको वो काउंटर टेररिज्म के तौर पे वहाँ आए थे कि अफ़गानिस्तान में दोबारा हमला ना हो, वो ऐसी स्पेसेस पैदा ना हो कि अलकायदा या दीगर तंजीमें बकौल अमेरिका के उन पे हमला कर सकें या बकौल यूरोप पे उनका हमला कर सकें। इसीलिए मैंने पहला जवाब जो आपको दिया था वो ये है कि प्रायोरिटी इस वक्त यह है कि जो हुकूमत आ गई है वो, और कुछ इंडिकेशन इस नौयत की है कि अमेरिका भी ये समझ रहा है, क्योंकि अमेरिका के जो CIA के हेड हैं वो आके मुल्ला बरादर को काबुल में मिले हैं। प्रेसिडेंट बाइडन ने उन्हें भेजा था। लगता है बाइडन को भी समझ आ गई है ये जो लेटेस्ट हमला हुआ है वो इससे पहले आए थे, ये जो काबुल एयरपोर्ट पे, उनको अंदाज़ा था, इसीलिए 2-3 दिन से वार्निंग्स दे रहे थे और अब फिर वार्निंग दे रहे हैं कि दोबारा हमला होगा, या बम का होगा या मिसाइल्स का हमला होगा। इसीलिए उन्होंने अपने अमेरिकनों को कहा है कि अमेरिकनों कहते हैं हम तुमको लेके जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम एयरपोर्ट पे ना हो। तो डर तो अभी भी है। इसलिए देखना यह है कि अब सिविल वॉर जो हो सकती है वो गनी हुकूमत से नहीं होगी। सिविल वॉर अगर हुई तो तालिबान की और दाइश के दरमियान होगी, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है, जो चीन के लिए भी ख़तरनाक है और इलाके के तमाम ममालिक के लिए ख़तरनाक है। जैसे हम कसूरी साहब से भी बात कर रहे थे और कसूरी साहब ये कह रहे हैं कि अनगवर्नड इस इतने बड़े मुल्क को नहीं छोड़ा जा सकता, अमेरिका को ये सोचना होगा। लेकिन अगर हम अमेरिका के एजेंडा की बात करें, जो वो अफ़गानिस्तान में अपने एम्बिशंस पहले नरेट करते थे वो कुछ और थे, अब जो वो बात करते हैं वो कुछ और है, तो आपको लगता है कि रियलाइजेशन आएगी वेस्ट की तरफ कि भाई ये हमने अपने प्लान्स जो हैं वो अधूरे छोड़े हैं और हम अपने मकासद में उस तरह से अफ़गानिस्तान से कामयाब नहीं हुए, अब सिर्फ
अपने आप को कामयाब दिखाने के लिए, एक तरह से सुबकी से बचाने के लिए एक नया नैरेटिव अब अमेरिका पेश करे, तो आप इस सारी पॉलिसी को कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि अगर जो लोग ये कहते हैं कि वो यहाँ पर इसलिए मौजूद थे कि यहाँ पर अमन लेकर आए और यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहें और लोग आपस में मिलजुल के रहें, तो ये तो फिर अंदाजे गलत हैं। मुझे नहीं पता कसूरी साहब किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। अगर वो ये कह रहे हैं कि अनगवर्नड नहीं रहने दिया जा सकता, तो अमेरिका आके गवर्न करेगा या वेस्ट आके गवर्न करेगा, या वेस्ट इनकी मदद तो कर सकता है गवर्न करने के लिए, और वो करनी भी चाहिए, पूरी दुनिया को करनी चाहिए। लेकिन ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जब इनको मौका मिलेगा अफगान तालिबान को, ये अमरीकियों के मुकाबले में अफगानिस्तान को बहुत बेहतर गवर्न करेंगे। तो मुझे नहीं मालूम कि वो किस सिलसिले में कह रहे थे कि जी इसको अनगवर्न नहीं छोड़ा जा सकता। अनगवर्न तो पहले था, अनगवर्न तो 20 साल तक रहा है, अब तो गवर्नेंस शुरू होने वाली है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक गवर्नमेंट कायम नहीं हुई है, अभी तक उनकी पूरी अमलदारी बनी नहीं है, और लोगों ने उनको ब्लेम करना पहले शुरू कर दिया कि ये देखो धमाके हो गए। अरे बहन, धमाके यहाँ पर जितने हुए हैं अमेरिका की मौजूदगी में, उनका शुमार नहीं है। और ये अगर एक धमाका एक दिन हो गया तो वो सारे उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। तो पहले कौन सी गवर्नेंस थी जो अब नहीं है या अब नहीं होगी? मेरे अपने अंदाजे में आप देखिएगा, आइंदा चंद महीनों में आपको पता चल जाएगा इनकी गवर्नेंस अमरीकियों की गवर्नेंस से, अशरफ गनी की गवर्नेंस से, कारजाई की गवर्नेंस से बदरजा बेहतर होगी। यहाँ मंशियात का कारोबार ऐसा खत्म हो जाएगा, या रिश्वत सतानी ऐसा कम हो जाएगी, यहाँ पर बड़े पैमाने की बदअनवानी कम हो जाएगी, लोगों को इंसाफ मिलने लगेगा, लोगों को अपना तहफ़्फ़ुज़ नजर आएगा। आप ये देखते जाएं कि क्या होगा। तो ये तो ऐसे ही ये फजूल बातें हैं कि जी अनगवर्न नहीं रहने दिया जा सकता। अनगवर्न तो इससे पहले था, गवर्नेंस तो अब शुरू होने वाली है। सही जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जैन साहब, हम एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस इस सारी सूरत हाल में क्या हैं। दुनिया के लिए तो ज़ाहिर है एक बहरान है इस वक्त, जितना इंटरेस्ट है दुनिया की आलमी ताकतों का अफगानिस्तान में। ब्रेक के बाद कुछ इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। कसूरी साहब, आपने शुरू में ये कहा था कि दुनिया को ये तय करना है कि उन्होंने अफगानिस्तान को जो है वो अनगवर्न नहीं छोड़ना, और ज़ाहिर है तालिबान को सपोर्ट की ज़रूरत है, और दुनिया की सपोर्ट के बगैर आप एक मुकम्मल और कामयाब निज़ाम हुकूमत वहाँ पे नहीं ला सकते। क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए, कहाँ तय होगा ये? हर मुल्क अपनी सतह पे तय करेगा कि उन्होंने तालिबान की लाई हुई हुकूमत के साथ बात करनी है नहीं करनी? आपके ख्याल में क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? देखिए, ये अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है तालिबान की, ये ख़तरा उनको मोल लेना पड़ेगा। ख़तरा मैं क्यों कह रहा हूँ? ख़तरा इसलिए कह रहा हूँ कि जो तालिबान के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं वो इसको पसंद नहीं करेंगे कि लड़े हम हैं, हमने जंग की है और अब ये आ गए। लेकिन ये तालिबान के भी मफाद में है, अफ़गानिस्तान के भी मफाद में है, और ख़त्ते के भी, कि जो उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, हज़ारा हैं, उनको हुकूमत में शामिल करना चाहिए। अगर इन्होंने ना किया तो दो किस्म के सिविल वॉर्स होंगी। एक तो इस किस्म की जो तंजीमें हैं जैसे दाइश है या अलकायदा है। नंबर दो, पंजशीर वैली के इर्द गिर्द ये लोग इकट्ठे होंगे जो साबिक नॉर्दर्न अलायंस कहलाता है। ये हालांकि इनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले साबिक नॉर्दर्न अलायंस को कुमक मिलती थी ताजिकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से। वो रास्ते तालिबान ने शुरू में ही बंद कर दिए और वहाँ कब्जा कर लिया। लेकिन डबल ख़तरा होगा तालिबान हुकूमत को, एक इन तंजीमों से जिन्होंने हमला किया अभी काबुल एयरपोर्ट पे, और एक उनसे। इसलिए जितना भी बड़ा ख़तरा हो, ख़तरा उनको अंदरूनी है कि उनके अपने जंगजू शायद नाराज़ हो जाएं कि हुकूमत हम इनको क्यों इनको शामिल किया। लेकिन ये उनके अपने मफाद में है कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बने जिसमें बाकी जो कौमियतें हैं, ख़ास तौर पर ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, उनको शामिल किया जाए, और पाकिस्तान को पसे पर्दा रहते हुए, क्योंकि हमें खुल्ला बातचीत नहीं करनी चाहिए। आगे भी हम पे बहुत से इल्ज़ामात लगते हैं कि हम हर चीज़ में दखल देते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बात हमने करनी है पसे पर्दा कहें, लेकिन पूरी अपनी सपोर्ट
इसके पीछे डालें कि वहाँ एक इंक्लूसिव ब्रॉड बेस्ड हुकूमत कायम हो जिसमें बाकी कौमियतें जिनका मैंने जिक्र किया है वो शामिल हों। अच्छा, आखिरी जो मैं आपसे बात पूछना चाह रही हूँ, दाइश और टीटीपी की का एक थ्रेट अब हमें उभरता हुआ नज़र आता है। आपको लगता है कि तालिबान उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ कर पाएंगे? और फिर पाकिस्तान के लिए सारे सिनेरियो में आप क्या चैलेंज देखते हैं? जी देखें, कुछ तो ऐसे हैं ना जो कि तालिबान के भी दुश्मन है, जैसे दाइश है, ISIL है जिसको ISIK भी कहते हैं इस इलाके में। उनका तो वो आप देखिएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर कला कमा कर देंगे। वो किसी का लिहाज करने वाले नहीं है जब उनकी दुश्मनी हो। जहाँ तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उन्होंने कह दिया है कि हम उनको कोई स्पेस नहीं देंगे। सिर्फ TTP के बारे में नहीं, ETIM के बारे में भी उन्होंने कहा है, चीनियों के साथ वादा किया है। चेचन्स के बारे में उन्होंने रूसियों के साथ वादा किया है। हज़ारास को उन्होंने कहा कि हम इनका देखभाल करेंगे, ये ईरानियों से उन्होंने वादा किया है। तो पूरी दुनिया से उन्होंने वादे किए हैं, तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं निभाएंगे जब बाकी दुनिया के साथ निभाएंगे। और अगर आज मुझे फैसला करना पड़े कि अमरीकियों और अफगान तालिबान में से ज़्यादा सच्चा कौन है, तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि अमरीकी सच्चे हैं। उन्होंने झूठ पे झूठ बोले हैं और अब तक इन्होंने जो कहा है वो उसमें कोई उन्होंने अपनी खिलाफ वर्जी नहीं की है। तो मैं क्यों बेतबारी करूँ। हाँ, अलबत्ता तहरीक तालिबान पाकिस्तान की लीडरशिप से पाकिस्तान को भी कुछ खुद कोई बातचीत करनी पड़ेगी, निपटना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। कसूरी साहब, आपसे मैंने जो हमारी अफगान पॉलिसी है कुछ सवाल से भी पूछना, लेकिन अगर आप पहले हमें बता सकें कि पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस आप देखते हैं, जो अभी इमर्जिंग सिचुएशन है सारी की सारी, और जैसे जैसे ये सारा कुछ अनफोल्ड हो रहा है, वहाँ पे आप पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात देखते हैं? पाकिस्तान को कहाँ पे आप प्लेस करते हैं और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान क्या कर सकता है? पहली बात, आपको पॉलिसी को डिफाइन करना पड़ेगा। उम्मीद ये है और ख्वाहिश ये है मेरी कि हम अपनी गलतियों से सीखें, और लग रहा है कि सीखें। अभी आपने देखा कि एक डेलीगेशन आया था इस्लामाबाद जिसमें ताजिक, हज़ारा, उज़्बेक शामिल थे। वो लोग जो साबिक नॉर्दर्न अलायंस में हैं, जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। इसकी एक वजह है, मैं भी जब वज़ीर ख़ारजा था तो मैं भी कोशिश करता था इन लोगों को मिलने की, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस को इस बात का अंदाज़ा है कि अगर हमने ऐसी गलती की कि हमसे ये मंसूब होने लगा कि हम किसी ख़ास पार्टी के पीछे हैं, तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो पहली चीज़ जो अच्छी नज़र आ रही है वो ये है कि हमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है। नंबर 2, हमें यह करना चाहिए कि जो भी हमने करना है हम बढ़ चढ़ कर बयान ना दें, बढ़ चढ़ के बातें ना करें। जो भी हमने एडवाइस करना है, तजवीज़ देनी है तालिबान की हुकूमत को, पसे पर्दा दें। वो नहीं पसंद करते, उन्होंने अमेरिका जैसी कुव्वत को बार किया है, वो नहीं पसंद करेंगे कि नज़र आए कि पाकिस्तान दखल दे रहा है। तो ये दूसरा सबक है, और मेरा ख्याल है ये भी हम समझ गए होंगे, फॉरेन ऑफिस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को। मेरा ये ख्याल है साबिक वज़ीर ख़ारजा कि इस बात का अदराक है। अदराक होना एक बात है, अमल दरामद दूसरी। मेरी ख्वाहिश ये है कि जो हमने तजुर्बा हासिल किया है वो अच्छा है, उससे हम सबक सीखें और उसको लेके आगे चलें, ताकि अफ़गानिस्तान की कौम में चाहे पश्तून हो, चाहे हज़ारा हो, चाहे ताजिक हो, चाहे उज़्बेक हो, वो अपनी हर बदनसीबी का ज़िम्मा पाकिस्तान खाते ना डालें। इंडिया की ये पॉलिसी रही है माजी में कि वहाँ बैठ के उसका एक ही काम था, हमारे बॉर्डर को डिस्टेबलाइज करना और पाकिस्तान को बदनाम करना। अब इंडिया तो वहाँ से सरे दस फारिग हो गया है। अब हमने अपनी पॉलिसीज़ की बुनियाद पर अपना मुस्तकबिल बनाना है और अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल बनाना है। और अफ़गानिस्तान का अगर मुस्तकबिल अच्छा हुआ तो उसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, अगर वहाँ खाना जंगी हुई तो उसका हमें भी नुकसान होगा। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब और नईम खालिद लोधी साहब, आपने मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है। जी हमने आपके सामने रखी वो तमाम सूरत हाल जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की है, और सब लोगों की जो तवक्कुआत हैं, बिलखुसूस अगर हम पाकिस्तान के तज्ज़ियाकारों की गुफ्तगू सुने तो उन्हें लगता है कि तालिबान जो यकीन दहानियाँ दुनिया को करा रहे हैं वो उनमें काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि गुलबदीन हिकमतयार जो कि अफ़गान सीनियर एक लीडर हैं, उन्होंने भी आज कहा कि हम बिल्कुल परफेक्ट कोई चीज़, कोई मॉडल भी लेके आएंगे तो भी अगर दुनिया ने उस पर खुश नहीं होना
तो दुनिया खुश नहीं होगी। तो कैसे वो स्पेस क्रिएट होती है ये देखने की बात है, और जैसे जैसे सूरत हाल सामने आएगी हमें नज़र आएगा कि क्या स्पेस मिलती है ये तालिबान को या नहीं। आज के लिए इतना ही जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।